वो 10 दिन। पार्ट 31। लक्ष्य ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहना शुरू किया, संजीव, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ईश्वर ने दुख उनके नसीब में उनके जन्म से पहले ही लिख दिया था। ये बात 40 साल पहले शुरू होती है, जब तारा जी की माँ गीता जी की शादी उनके पिताजी रामेश्वर जी से हुई थी। गीता जी के शादी के समय उनकी उम्र 16 साल और रामेश्वर जी की 22 वर्ष की थी। जैसा कि आप जानते ही हैं, उस समय लड़के की कमाई से ज़्यादा घर बार देखा जाता था। इसी कारण जब शादी हुई तब रामेश्वर जी कुछ नहीं कमाते थे। सबको लगा शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रामेश्वर जी का अभी भी पैसे कमाने में दिमाग नहीं लगता था और अपने पारिवारिक दुकान में नहीं बैठते थे, जिसकी सज़ा गीता जी को दी गई। उनके पास लेटने के लिए एक कमरा तक नहीं दिया गया, उन्हें आंगन में लिटाया जाता था। उनके घर वालों ने यह तर्क किया कि इस तरह से हम लड़के को सबक सिखा रहे हैं, पर रामेश्वर जी को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता था। आंगन में लेटने के बाद भी वह वहाँ पर कोई मर्यादा नहीं रखते थे, जिस कारण रोज सुबह गीता जी की शुरुआत उल्हनों से होती थी। रामेश्वर जी की हरकतों को देखते हुए गीता जी को बालकनी में सुलाया जाने लगा। वक्त बीतता गया। 5 साल में गीता जी के 3 बच्चे हुए, जिसमें से तारा जी जो कि मझली थी। इनमें से एक बड़ी बहन थी रोशनी और छोटा भाई दीपेश था। शुरू में ही गीता जी के बच्चों और परिवार के अन्य बच्चों में फ़र्क किया, जिसका कारण था रामेश्वर जी का न कमाना। जैसे तैसे गीता जी अपनी गृहस्थी चला रही थी। उन दिनों औरतों को कमाने की इजाज़त नहीं थी, जिस कारण सारा खर्च उनके जेठ जेठानी और सास ससुर उठाते थे। घर वाले खाने पहनने और पढ़ाई का खर्चा तो दे देते थे, परंतु व्यक्तिगत खर्चों के लिए उन्हें अपने ही मायके वालों के सामने भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बीच जब तारा जी लगभग 8-9 वर्ष की थी, तब उनके पिताजी को संन्यास लेने का जुनून सवार हो गया। सब ने बहुत समझाया, पर रामेश्वर जी अपने जिद पर अड़े थे। रामेश्वर जी गीता जी को साथ ले जाना चाहते थे, परंतु बच्चों को नहीं। गीता जी इस उम्मीद में कि वो एक दिन उनको वापस लाएंगी, उनके साथ चली गई। साथ में उनके छोटे भाई दीपेश को ले गई और रह गई घर में दोनों बहनें। तो परिवार वालों ने दोनों बच्चियों को उनके ननिहाल भिजवा दिया। वहाँ पर भी दोनों बच्चियाँ अनाथों की तरह पल रही थी, क्योंकि नाना नानी तो सब कर देते थे, पर बाकी सभी लोग उन्हें उल्हाना दिया करते थे और मामा मामियों का एहसान अलग से। इसी बीच रामेश्वर जी को मनाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी कि वह वापस आ जाए। मनाया क्या जा रहा था? सभी दोनों बच्चियों के बोझ से छुटकारा पाना चाहते थे। लक्ष्य ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आखिर 3-4 साल बाद जब रामेश्वर जी वहाँ रहने लायक नहीं बचे, वहाँ से वापस आ गए। 1 मिनट, अभी तुमने क्या कहा था कि वह कुछ कमाते नहीं थे, तो वो 3-4 साल बाहर रहे तो उनका खर्चा कैसे चलता था? संजीव ने लक्ष्य की बात को बीच में से काटते हुए पूछा। दरअसल तारा जी की नानी काफ़ी संपन्न थी, तो वह चुपचाप अपनी बेटी को खर्चे के लिए पैसे भेजा करती थी, और यहाँ से रामेश्वर जी के माँ बाप भी अपनी मोह बस थोड़ा बहुत रुपया भिजवा दिया करते थे। पर बाद में जैसे ही उनके भाइयों और भाभियों को पता चला, तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी, जिस कारण अब उनके हाथ में कुछ नहीं था और उनको वापस आना पड़ा। लक्ष्य ने संजीव को उत्तर दिया। ओ, लक्ष्य ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, वापस आने के बाद दोनों बच्चियों की जिंदगी तो जैसे और नर्क हो गई। 4 साल सन्यासियों के बीच रहकर वह खुद भी वही जीवन जीते थे, बच्चियों को भी मजबूर करते थे वह जीवन जीने के लिए, क्योंकि उस समय पढ़ाई में ज़्यादा खर्च नहीं होता था, तो दोनों बच्चियों की पढ़ाई किसी तरह चल रही थी।
इधर गीता जी ने समझा बुझाकर रामेश्वर जी को दुकान में बैठने पर मजबूर कर दिया गया और उनको एक निश्चित राशि दी जाने लगी। उस राशि से गीता जी अपने दोनों बच्चों के दहेज के लिए रकम जोड़ने लगी, पर फिर भी इतनी रकम पर्याप्त नहीं थी। अतः तारा जी की बड़ी बहन की शादी एक विदुर व्यक्ति से कर दी गई, जिसका एक पुत्र था। क्योंकि उनको बच्चों के लिए माँ चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उनसे कोई दहेज नहीं मांगा था। तो रोशनी जी के बिना मर्जी जाने उनकी शादी कर दी गई। उधर रोशनी जी की स्थिति अपने ससुराल में एक आया से ज़्यादा की नहीं थी। अपनी बहन की स्थिति देखकर तारा जी ने अपनी पढ़ाई आगे रख के आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, परंतु 12वीं की परीक्षा पास करने के पहले ही उनकी शादी तय कर दी गई। तारा जी अपने माता पिता से बहुत रोई। रामेश्वर जी ने उनको तर्क दिया, बेटा बात को समझा करो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है और फिर लड़का संपन्न घर से है, तेरे जीजा जी की तरह विदुर भी नहीं है। अरे बिना दहेज के इतना अच्छा वर कहाँ मिलेगा। ना चाहते हुए भी तारा जी की शादी महज 17 वर्ष की उम्र में कर दी गई। ससुराल में जाके पता चला कि उनके पति बहुत ही गुस्सैल किस्म के व्यक्ति हैं। हाँ, एक बात अच्छी थी कि सारा कारोबार पति ही संभलता था। दरअसल उनके गुस्से के कारण ही उनकी शादी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। जब 27 वर्ष के हो गए तो घर वालों ने एक गरीब घर की लड़की से विवाह कर देना उचित समझा। जब यह बात तारा जी ने अपने मायके में कही तो उन्हें भी उनकी माँ ने यही तर्क दिया, बेटा जब शादी हो जाती है ना, लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है, उनमें सुधार ही हो जाता है। तब तारा जी ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह बताइए तो फिर पापा आज तक क्यों नहीं सुधर पाए। तारा जी के इस प्रश्न ने उनकी माँ को निरुत्तर कर दिया, परंतु फिर भी उनकी माँ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, देखो तुम्हारे पिता कमाने तो लगे हैं। ठीक कहा आपने, इसी कारण उन्होंने अब दुकान में बैठना बंद कर दिया है। अगर दीपू दुकान में ना बैठे तो आप इस समय आज भी ताऊ ताई जी के सामने हाथ फैला रही होती। तारा जी के इस तर्क ने उनके माँ को कुछ कहने लायक ना छोड़ा। फिर भी उन्होंने यह कहकर तर्कों को विराम दिया, अब जो भी है जैसा भी है वही तुम्हारा घर है और तुमको वहाँ निभाना पड़ेगा। तारा जी समझ चुकी थी अपने मायके में मदद मांगना बेकार है, इस कारण वह चुपचाप अपने ससुराल वापस आ गई और अपनी जिंदगी को अपनी नियति मान ली। क्योंकि तारा जी के पति ने पूरा कारोबार संभाल रखा था, सास और जेठानी को यही डर था कि तारा जी पूरे घर में अपना आधिपत्य ना जमा बैठे। इस कारण उनकी सास और जेठानी सब कुछ अपने हाथों में रखती थी और उनके पति को भी तारा जी पर विश्वास नहीं था, जिस कारण उनके साथ भी फर्क किया जाता था, जबकि तारा जी की पति ही पूरा घर संभालते थे। इसी बीच उनकी बेटी रेवा हुई। तारा जी ने अपना पूरा समय रेवा की देखभाल में बिताने लगी, क्योंकि तारा जी की बेटी थी तो उसको खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। पर अब तारा जी के साथ साथ रेवा और घर के बाकी बच्चों में भी फर्क होने लगा। अपने बच्ची के साथ अंतर होता देख तारा जी ने विद्रोह करना चालू कर दिया। जैसे तैसे वह संघर्ष से अपना जीवन बिता ही रही थी कि तभी वह मनहूस घटना घटित हुई। इतनी बातें बताकर लक्ष्य रुक गया। थोड़ी देर खामोशी पसरी रही। जहाँ संजीव यह बात सुनकर हैरान था, उसका दिल कहीं ना कहीं तारा जी के लिए रोने को कर रहा था। वही लक्ष्य भी अपनी बात कहते कहते बहुत भावुक हो गया था, जिस कारण उसका गला रूंध किया गया और आवाज़ तो मानो गले में ही अटक कर रह गई थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ, कहकर लक्ष्य बाहर चला गया। संजीव अभी भी लक्ष्य की बातों से बाहर नहीं आ पा रहा था। कहीं ना कहीं तारा जी की कहानी में उसको अपनी झलक दिख रही थी,
क्योंकि कहीं ना कहीं रमेश जी भी अपने पारिवारिक व्यवसाय में सक्षम नहीं थे। उनकी भी हैसियत नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं थी, जिस कारण संजीव और संचिता के साथ उनके ताऊ ताई जी ने फ़र्क किया था। पर बस फ़र्क इतना था कि दीपा जी ने संजीव को इतना सक्षम बना दिया था कि उन लोगों ने अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लिया, जबकि तारा जी एक नर्क से छूटकर दूसरे नर्क में चली गई थी क्रमशः। दोस्तों, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।